हेलो एवरीवन, आज डेट है 7 सितंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ तालिबान को लेकर के है। तालिबान ने क्लेम कर दिया है कि कंप्लीट अफगानिस्तान को उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया है। इसमें आप पंजशीर वैली को भी इंक्लूड कर सकते हो। पंजशीर वैली हिंदुकुश माउंटेन वाले रीजन में सिचुएटेड है और यहाँ पर पंजशीर रिवर भी फ्लो होती है। ये बहुत ही हार्ड रीजन है, यहाँ पर एंटर करना और एग्जिट करना काफ़ी मुश्किल है। तो बहुत सारे ओपोनेंट्स यहाँ पर एक तरीके से फ्लोरिश हो रहे थे और तालिबान का अपोज कर रहे थे। तालिबान ने इन सब को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है अफगानिस्तान का मैप। काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है अफगानिस्तान का मैप। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अफगानिस्तान कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब ये जो एरिया है सेंट्रल एशिया हो गया, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस एरिया को हम देख लेते हैं। सेंट्रल एशिया में सबसे इंपॉर्टेंट सी है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड अजरबैजान कंट्रीज के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा यहाँ पर है ब्लैक सी और ये है सी ऑफ अजोव। ब्लैक सी के ईस्टर्न पार्ट पर, वेस्टर्न पार्ट पर सिचुएटेड है सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा डार्डानेल्स स्ट्रेट के थ्रू डायरेक्ट एजियन सी या फिर मेडिटेरियन सी से आपस में कनेक्टेड है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगर हम और देखें तो ये है अरल सी। अरल सी जो है वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में सिचुएटेड है। इसको लेकर के यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है कि कौन सा सी ऐसे है जिसकी बाउंड्री समय के साथ में डिक्रीज हुई है। ओके, तो इस एरिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन कौन से सी हैं, इसको लेकर के एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। और ये एरिया जो है वो यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। यूपीएससी से बार बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछती है। ये वाला एरिया हो गया और मेडिटेरियन सी से जो जो कंट्रीज़ अपनी बॉर्डर शेयर करता है वो एरिया यूपीएससी का फेवरेट एरिया आता है। तो ये जो मैप है ना वो आपको अच्छे से बिल्कुल माइंड में क्लिक होना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है निपा वायरस को लेकर के। निपा वायरस का केरला में आउटब्रेक देखने को मिला है। बहुत सारे ऐसे अदर पेशेंट मिले हैं जिनमें निपा के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। देखो निपा जो है ऐसा नहीं है कि पहली बार इंडिया में आउटब्रेक इसका देखने को मिला है। इससे पहले भी इसका आउटब्रेक देखने को मिला वेस्ट बंगाल में और इससे पहले 2018-19 के समय में केरला में भी। ये जो निपा वायरस है ये आपको पता है जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस मतलब एनिमल्स टू ह्यूमन में इसका ट्रांसफ़र इजीली हो सकता है। स्पेशली अगर हम इसके बारे में स्पेशल पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ही स्पेशली निपा वायरस का आज तक आउटब्रेक देखने को मिला है। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ ट्राइब्यूनल को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दिया है कि नेक्स्ट हमारी हियरिंग होगी 13 सितंबर को और जब तक ट्राइब्यूनल में जो भी वैकेंसीज हैं उनको आप फिल करोगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने ट्राइब्यूनल बनाई लेकिन एक लंबे समय से, कुछ ट्राइब्यूनल ऐसी हैं जिनमें महीनों से, कुछ ट्राइब्यूनल ऐसी हैं जिनमें ईयर्स से वैकेंसीज गिरी हुई है, जिसकी वजह से जो काम है ट्राइब्यूनल का वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अगर हम ट्राइब्यूनल के बारे में देखें तो ट्राइब्यूनल जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड किया गया है। आर्टिकल 323A ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से डील करता है और आर्टिकल 323B ये ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, मतलब अदर मैटर्स के लिए जो ट्राइब्यूनल्स बनाई जाती है उनसे डील करता है। ठीक है, तो ये हमने ट्राइब्यूनल्स के बारे में बेसिक फैक्ट्स को देखा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी हिमाचल प्रदेश के जो वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स और बेनिफिशियरीज, उनके साथ में डिस्कशन कर रहे थे क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो वैक्सीनेशन रेट है वो काफ़ी शानदार रही है। इसी के लेकर के उन्होंने बताया कि हमारे इंडिया में जो वैक्सीनेशन रेट है प्रेजेंट टाइम में एक दिन में 1.25 करोड़ वैक्सीन दी जा रही हैं। ये बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी तो इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, मतलब उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन रेट है। हिमाचल प्रदेश के वर्कर्स के साथ में उन्होंने डिस्कशन करते हुए बोला कि हमारे इंडिया की जो सक्सेस रेट देखने को मिली वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिटीजन्स के हार्डवर्क और उनके स्पिरिट की वजह से ऐसा हो पाया। उन्होंने डॉक्टर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, मेडिकल पर्सनल, टीचर्स एंड वीमेन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द वैक्सीनेशन कैंपेन के लिए उनकी प्रशंसा की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, तमिलनाडु स्टेट एक इम्पोर्टेंट
एक्ट लेकर के आया है। इससे पहले जो केरला स्टेट है वो भी इस तरीके के एक्ट को पास कर चुका है। मतलब राइट टू सिट। बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं जो बहुत सारे शोरूम में, जैसे कि क्लोथ के शोरूम आप मान लो या फिर ज्वेलरी के शोरूम आप मान लो, वहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो कंप्लीट अपने समय के दौरान, मतलब जितना भी उनका वर्किंग पीरियड होता है उसमें लगभग वो अपने पाँव के ऊपर खड़े होते हैं। तो उनको रिलैक्स करने के लिए, उनको एक तरीके से राइट टू सिट देने के लिए ये एक्ट को पास किया गया है कि उनके लिए भी चेयर प्रोवाइड करवाई जाए और उनके भी जो हेल्थ इश्यूज हैं उन सब का ध्यान में रखा जाए। तो ये इम्पोर्टेंट एक तरीके से एक्ट है। सभी जो लोग हैं, लेबरर से लेकर के जो ओनर है, उन सभी को इक्वलिटी वाला जो प्रोसीजर गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, काफ़ी इनिशिएटिव आइडिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दिल्ली को लेकर के। दिल्ली में एजुकेशन पॉलिसी है वो उनको काफ़ी चेंज करने की कोशिश की गई है। उन्होंने ये माना है कि एजुकेशन के साथ साथ ही जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं वो वहाँ के चिल्ड्रन में डेवलप की जाएंगी और इसी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम के साथ में गवर्नमेंट स्कूल में ये कोशिश की जा रही है कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि किस तरीके से वो कम पैसे में भी अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। और इस तरीके का ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ थ्योरी रीड करवाई जा रही है, ये डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करके उनको सिखाया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। जो हमारी एजुकेशन का एक ट्रेडिशन है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, सेम इसी तरीके का जो प्रोसीजर है वो उड़ीसा में वहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने भी बोला है कि वो एक ऐसी आइकॉनिक स्कूल बनाएंगे, वहाँ पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस स्कूल में 11th और 12th के, मतलब 11th और 12th दोनों क्लासेज में 500 बच्चे, मतलब टोटल 1000 बच्चों को यहाँ पर रखा जाएगा और 25 एकड़ में ये स्कूल बनाई जाएगी। इस स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी ऐसी बेनिफिट्स होंगे जो इन बच्चों को दिए जाएंगे, जैसे कि लैंग्वेज लेबोरेटरी होगी, स्मार्ट क्लासेज होंगी, मैथमेटिक्स एंड हाई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर होंगे। इसके अलावा क्वालिफाइड रिसोर्स पर्सन विल इम्पार्ट एजुकेशन, मतलब ऐसे टीचर्स होंगे जो काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ाने वाले होंगे। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अगर हर स्टेट अपनी तरफ से इस तरीके से कोशिश करे तो बहुत सारी चीज़ों में हम बदलाव ला सकते हैं। बदलाव का नतीजा अभी हमने देखा ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स गेम में। ओलंपिक्स में जो हॉकी टीम है उसको स्पॉन्सर किया गया था उड़ीसा स्टेट के द्वारा और उसी का नतीजा देखने को मिला कि हमारी जो मेन हॉकी टीम है उसने काफ़ी लंबे समय के बाद में 41 ईयर्स के बाद में ब्रोंज मेडल हासिल किया और जो हमारी विमेन हॉकी टीम है वो 4th नंबर पर रही। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। देखो, जब ग्राउंड लेवल पर कुछ काम किया जाता है ना तो उसका बदलाव, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हालांकि कुछ समय के बाद में देखने को मिलता है, लेकिन रिजल्ट जो है वो काफ़ी शानदार होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखो हमारे इंडिया में कोविड के केसेस देखने को मिल रहे हैं। साउथ में हमने केरला में देखे कि नीपा वायरस का आउटब्रेक देखने को मिल रहा और यूपी में डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। डेंगू हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देखेंगे। डेंगू जो है वो एडीज एजिप्टी, मतलब जो मॉस्किटो से फैलने वाला ये बीमारी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो मॉस्किटो, जो मच्छर इस बीमारी को फैलाता है, डेंगू डिजीज़ को फैलाता है, वो ही मॉस्किटो अदर कुछ डिजीज़ को भी स्प्रेड करने का काम करता है, जिसमें चिकनगुनिया हो गया, येलो फीवर हो गया और जीका इन्फेक्शन हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अरावली जो माउंटेन वाला रीजन है, अरावली हिल्स है, वहाँ पर एनक्रोचमेंट देखने को मिला और इसी की वजह से बहुत सारी ऐसी सोसाइटी वहाँ पर डेवलप की जा रही थी कि लोगों को हिल व्यू देने के हिसाब से जो अरावली रीजन है उसमें एनक्रोच करके बहुत सारी सोसाइटी डेवलप की गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इन सारी सोसाइटी को ख़त्म किया जाए। अब वहाँ पर ख़त्म करने के बाद में जो लोग वहाँ रह रहे थे, अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टेट की जल्दी से जल्दी ये जिम्मेदारी है कि उन सारे लोगों को, जो भी स्टेट की जिम्मेदारी है कि जो भी ये डिमोलिशन हुआ उसकी वजह से जिन भी पर्सनस की लाइफ इफेक्टेड हुई, उनका डिस्प्लेसमेंट जो है वो गवर्नमेंट वहाँ की फटाफट करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि वो सितंबर मंथ में ब्रिक्स की
जो भी मीटिंग होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, फिर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और क्वाड मीटिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा यूएस जाने की उनकी प्लानिंग है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ में भी उनकी मुलाकात होने वाली है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इम्पोर्टेंट एजेंडा क्या होगा। इम्पोर्टेंट एजेंडा जो है प्रेजेंट टाइम में हर जगह अफगानिस्तान को डिस्कस किया जाएगा। अफगानिस्तान इस समय में काफ़ी एक तरीके से कन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है। इसके अलावा कोविड-19 को लेकर के भी डिस्कशन हो सकता है। सबसे पहले एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, यह देखिए, देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो ब्रिक्स लीडर, जिसमें चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ये सब शामिल होंगे। इसके अलावा ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के लीडर्स भी शामिल होंगे। ये सारी जो मीटिंग है कोविड की वजह से हालांकि वर्चुअल फॉर्मेट में हो रही हैं। इसमें अफगानिस्तान के ऊपर डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर चाइना और रसिया जो है वो दोनों मिल करके कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश हो सके। नेक्स्ट जो है वो पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे, उनके कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और ये 16 और 17 सितंबर को दुशांबे में ये मीटिंग होने वाली है। ओके, उसके बाद में वो यूएस की विजिट करेंगे और यूएस में यूएन जनरल असेंबली में भी ऐसा माना जा रहा है कि वो एड्रेस करेंगे। देखो इन सब के चीज़ों में अगर हम देखें तो सीधी सी बात ये है कि अफगानिस्तान के फ्यूचर के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। रशिया और चाइना ब्लॉक के साथ में मिल करके जो पोलराइजेशन हो रहा है, वो जो पोलराइजेशन ग्रो हो रहा है उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा कि जो अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि रशिया और चाइना जो है वो तालिबान के साथ में इंगेजिंग करने वाले मेजर कंट्रीज़ के सामने आ रहे हैं। ओके, तो एचसीओ के बारे में हम बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। एचसीओ आपको पता है, यहाँ पर मैप देखिए आप, सेंट्रल एशिया का मैप। इस मैप में आपको देखने को ये पता चलेगा कि 1996 में जो 5 कंट्रीज़ जो थी उनको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। इन 5 कंट्रीज़ में जो नाम है वो है कजाकिस्तान, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। ये 3 तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, इसके अलावा चाइना और रशिया, ये 5 कंट्रीज़ मिलकर के संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। 2001 में ये होता है कि जो उज्बेकिस्तान कंट्री है, ये जो कंट्री है वो भी इसमें शामिल हो जाता है और ये जो संघाई 5 है ये एचसीओ में नाम इसका चेंज हो जाता है। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ये भी इसमें शामिल हो जाते हैं। इसका नाम संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है, ये आपको ध्यान में रखना है। हमारे इंडिया के लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है? इंडिया ये चाहता है कि देखो, इंडिया की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें ये है कि इंडिया यहाँ पर, इंडिया की सबसे मेजर इम्पोर्टेंस है कि बॉर्डर वाले एरियाज़ में स्टेबिलिटी क्रिएट हो सके। इंडिया का इसमें ज्वाइन होने का मेन कारण ये है कि चाइना के साथ में, पाकिस्तान के साथ में जो हमारे इशू हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। ओके, और इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है उसको प्रमोट किया जा सके, रीजनल इंटीग्रेशन को अचीव किया जा सके। ये इंडिया का मेजर इम्पोर्टेंस है। इंडिया इस इम्पोर्टेंस के लिए ही उन्होंने एचसीओ को ज्वाइन किया है। इसके अलावा जो क्वाड ग्रुप्स हैं उनके साथ में डिस्कशन होगा। क्वाड ग्रुप में अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो बताया गया है कि देखो दुशांबे में जो मीटिंग होगी ना एचसीओ की, वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर वहाँ पर मौजूद रहेंगे। यहाँ पर जो क्वाड ग्रुप्स है आपको पता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस, ये चारों ने मिलकर के क्वाड ग्रुप बनाया है। डिस्कशन किया जाएगा इंडो पैसिफिक को लेकर के, अफगानिस्तान को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखिए, मंडा बफेलो जिसको यूनिक ब्रीड टैग दिया गया है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने मंडा बफेलो को रिकॉग्नाइज किया है और ये जो मंडा बफेलो है वो ईस्टर्न घाट एंड प्लेटू ऑफ कोरापुट रीजन ऑफ ओडिशा में पाया जाता है। हमारे इंडिया की बफेलोज में 19th यूनिक ब्रीड के रूप में इसको शामिल किया गया है। इसके इंपॉर्टेंस क्या है? मंडा आर रेजिस्टेंट टू पैरासिटिक इन्फेक्शंस, लेस प्रोन टू डिजीजेज एंड कैन थ्राइव ऑन मोडेस्ट रिसोर्सेज। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको शामिल करवाने में किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? विष्णुपड़ा सेठी जो ARD एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट के फॉर्मर डायरेक्टर थे। इसके अलावा सुशांत कुमार दास जो एनिमल जेनेटिस्ट
जेनेटिसिस्ट हैं एंड जेनेटिसिस्ट ऑफ OUAT क्या है, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रोफेसर के रूप में वो इम्पोर्टेंट प्ले है उनका। इन दोनों ने मिलकर के जो मंडा ब्रीड है उसको नेशनल रिकॉग्निशन दिलवाने का प्रयास किया है। तो ये जो नाम है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, और ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाई जाती है बफेलो, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फॉरेन पेज से। ग्रीस जो देश है, अभी आपने वहाँ पर वाइल्ड फायर्स के इंसिडेंट देखने को मिला था। इसी को लेकर के वहाँ पर क्लाइमेट क्राइसिस को डील करने के लिए एक मिनिस्ट्री डेवलप की गई है और EU के जो एक्स कमिश्नर थे उसको मिनिस्टर बनाया गया है। अभी देखो IPCC की रिपोर्ट आई, 6th असेसमेंट रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में सामने आया कि जिस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उससे आने वाले समय में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और इसी तरीके के वेदर इवेंट्स इस समय देखने को मिल रहे हैं। वाइल्ड फायर्स जो इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ग्रीस की जो लोकेशन है वो। देखो जो ग्रीस ये कंट्री है इसके बारे में आप यहाँ देखिए, एक सेकेंड, यहाँ देखिए। देखो ये ग्रीस कंट्री है और ये मेडिटेरियन सी, ये है एजियन सी, ये आपको पता है। ओके, और ये है सी ऑफ मरमरा और यहाँ पर है ब्लैक सी। जो ग्रीस है वो अपनी बॉर्डर जो है वो अल्बानिया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया और यहाँ पर टर्की, इनके साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। टर्की जो है वो एशियन टर्की और यूरोपियन कंट्री दो पार्ट में बटा हुआ है और उनको बांटने का जो काम करता है वो सी ऑफ मरमरा करता है। तो ये लोकेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। किसी भी एरिया को जब आप डिस्कस करो तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन वो कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है श्रीलंका को लेकर के। श्रीलंका की जो करेंसी है उसकी वैल्यू अमेरिकन डॉलर से अगर कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा लो देखने को मिला है वहाँ पर, और इसी का कारण रहा है, एक सेकेंड, यहाँ देखिए। देखो श्रीलंका में जो वहाँ की करेंसी है वहाँ पर काफ़ी लो देखने को मिला अमेरिकन डॉलर से अगर हम उसका कंपैरिजन करें, तो इसी का कारण रहा है कि वहाँ पर जो भी बेसिक कमोडिटीज़ हैं, बेसिक जो वहाँ पर एसेंशियल फूड्स हैं, उनके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। देखो वहाँ की जो करेंसी है वो श्रीलंका रुपीज़ के नाम से उसको जाना जाता है और उसकी वैल्यू काफ़ी कम होने की वजह से जो फूड आइटम्स हैं, जो अदर आइटम्स हैं, उन सब की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। इसके लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पर फूड इमरजेंसी लगा दी है ताकि जो भी एसेंशियल फूड आइटम्स हैं उनको बहुत सारे लोग अपने यहाँ पर क्या नहीं कर सकें, मतलब एक तरीके से उनको स्टोर ना कर सकें। और जब हम किसी चीज़ को स्टोर कर लेते हैं तो कमी आती है, और जब कमी आती है तो उसके प्राइजेज इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, तो गवर्नमेंट इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसको रेगुलेशन करने के लिए कोशिश कर रही है। तो मेजर इशू है, इसके जो अदर एस्पेक्ट है वो आने वाले वीडियोज़ में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और इस इश्यू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्पोर्ट्स पेज पर। स्पोर्ट्स पेज पर आपको पता है गुजरात से पैरा ओलंपिक गेम में, यहाँ देखिए, भाविनाबेन जिन्होंने जीता है टेबल टेनिस में। ओके, टेबल टेनिस प्लेयर हैं भाविनाबेन पटेल और पैरा ओलंपिक्स गेम में ये मेडल जीत करके आई हैं। इन्होंने बताया है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस तरीके से कोविड के दौरान इनकी हेल्प की। इन्होंने बताया कि बहुत सारे TT रोबोट उनको प्रोवाइड करवाए गए ताकि वो आसानी से अपनी जो प्रैक्टिस हैं उसको रेगुलर कर सकें। ये चीज़ें हमें बताती हैं कि जो भी ओलंपिक्स में मेडल आए हैं उसमें गवर्नमेंट का पुश, जो प्राइवेट ट्रेनिंग है, इसके अलावा गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव जो हैं उसी का एक तरीके से रिजल्ट रहा है कि इतना शानदार हमने इंडिया ने परफॉर्मेंस अपना दिया है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।